हाय गाइस, वेलकम बैक। आई एम विवेक सिंघल फ्रॉम tradingwithvivek.com। और आज मैं बात करने वाला हूं राजेश एक्सपोर्ट्स के बारे में। राजेश एक्सपोर्ट मैं क्यों परचेज कर रहा हूं लगातार, उसके सारे रीजंस मैं आपको बताऊंगा। और रीजंस को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब रीजन समझ में आते हैं तभी हमें आगे अपने आप से चीज़ों को मीन्स शेयर्स को परचेज करने की हिम्मत होती है, और तभी हमें उसके ऊपर कॉन्फिडेंस होता है, और तभी हम बढ़ते हुए प्राइस पर भी और भी परचेज कर सकते हैं। और हम उसके साथ में वहां पर प्रॉफिट बुकिंग से भी बच सकते हैं। अर्ली स्टेज पर प्रॉफिट बुकिंग से बच सकते हैं, हम ज्यादा पैसा लगा सकते हैं, और हम कॉन्फिडेंटली पूरी जो उसकी रैली होती है उसको राइड कर सकते हैं। तो आगे बढ़ने से पहले एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लेना। एंड सेकंड, द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, कि यहां पर मैं किसी भी तरह की आपको रिकमेंडेशन नहीं दे रहा हूं। यहां पर मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि मैं किस लिए इस प्राइस पर शेयर को परचेज कर रहा हूं, और क्यों मैंने इससे पहले परचेज किया था। और इससे पहले जब मैंने परचेज किया था तो यहां पर मैंने ट्वीट भी किया था उस पर्टिकुलर डेट को, May 20 को मैंने ट्वीट किया था, आई हैव बॉट राजेश एक्सपोर्ट्स एट करंट प्राइस 525 फॉर स्विंग ट्रेड। तो यहां पर जो स्विंग ट्रेड की डेफिनेशन है वो 2 या 3 दिन नहीं होती। स्विंग ट्रेड का मतलब होता है कि शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स में जो ट्रेड्स हमारे आ जाए वो हमारे 2 मंथ्स भी चल सकते हैं, 3 मंथ्स भी चल सकते हैं, 6 मंथ्स भी चल सकते हैं। इस चीज को ऐसे एक लेवल में मींस एक पीरियड में डिफाइन करना बड़ा मुश्किल होता है कि 7 डेज के ट्रेड को स्विंग ट्रेड कहते हैं या किसी और चीज को कहते हैं। स्विंग डिपेंड करती है कि अगर हम 15 मिनट्स के चार्ट पर काम कर रहे हैं तो स्विंग हमारी 2 या 3 दिन की भी हो सकती है। लेकिन जब हम डेली कैंडल स्टिक चार्ट पर काम कर रहे हैं तो जो हमारी स्विंग्स हैं वो हमारी 12 मंथ्स भी हो सकती हैं, और हमारी 8 मंथ्स भी हो सकती हैं, 6 मंथ्स भी हो सकती है, 3 मंथ्स भी हो सकती हैं। तो यहाँ पर बातों को समझने की ज्यादा जरूरत है और टेक्निकली जाने की जरूरत कम है, क्योंकि जो बहुत ज्यादा एनालिसिस में रह जाते हैं ना चीजों को, वो एक्चुअल में अच्छी चीजों को छोड़ देते हैं, क्योंकि कुछ ना कुछ फैक्टर ऐसा जरूर होता है जो थोड़ा सा परेशान कर रहा होता है। तो 100% चीजें कहीं भी सही नहीं होती, और 100% जब किसी दुकानदारी भी की जाती है ना, शॉपकीपिंग भी की जाती है, तो इस चीज को पहले से बिल्कुल भी आइडिया नहीं लगाया जा सकता कि अगर किसी पर्टिकुलर शर्ट के 5 कलर्स अवेलेबल हैं तो कौन सा कलर वहां पर शॉपकीपर को खरीदना चाहिए, जो सबसे पहले ग्राहक आए तो उसको बेच दिया जाए। इस चीज को नहीं बताया जा सकता। तो एक जनरल अंडरस्टैंडिंग ही होती है, और छोटी मोटी चीजों को इग्नोर करना बहुत जरूरी होता है। तो यहां पर रिकमेंडेशन बिल्कुल नहीं है। तो जब यहां पर हमने परचेज किया था, हमने मींस जब मैंने इस शेयर को परचेज किया था May 20 को, तो वहां पर क्या चीजें थी। सबसे पहले तो मैंने इसकी एक वीडियो ऑलरेडी बनाई हुई है जहां पर फाइनेंशियल्स को कंसीडर किया हुआ है और पूरा अच्छे से समझाया हुआ है। उसके बाद में आज फिर कुछ चीजों को मैं समझाऊंगा, और समझाने के बाद में आपको एग्जैक्टली डेट भी बताऊंगा कि टेक्निकल चार्ट पर ऐसा क्या था जिसकी वजह से मैंने इसको परचेज किया था। लेकिन आगे बढ़ने से पहले यहां पर फाइनेंशियल जब हम देखते हैं तो राजेश एक्सपोर्ट्स इंडिया के छोड़ो वर्ल्ड के सबसे बड़े ज्वेलरी मैन्युफैक्चरर हैं। यहां पर वर्ल्ड की सबसे बड़ी इनकी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है बेंगलोर में। तो यहां पर अगर हम प्रेजेंस की बात करें तो माइनिंग में इनका बहुत ज्यादा नहीं है काम, माइनिंग इनके पास नहीं है। लेकिन रिफाइनरी में वर्ल्ड की लार्जेस्ट रिफाइनरी है इनके पास अपनी स्विट्जरलैंड में, जो इन्होंने वेलकैम्बी ब्रांड को परचेज किया था। और बुलियंस में ये वर्ल्ड के लार्जेस्ट मेकर हैं। मींस ये सारे ही ऑलमोस्ट मींस जो बड़े सेंट्रल बैंक्स हैं अक्रॉस द वर्ल्ड उनको सप्लाई करते हैं। बुलियंस का मतलब यहां पर होता है जैसे गोल्ड कॉइन होता है, या ब्रिक्स होती हैं, या बिस्किट्स होते हैं। तो उस तरह के जो ज्वेलरी होती है, ज्वेलरी कहना गलत है, जो गोल्ड होते हैं एक्चुअल में। और यही रीजन है कि जब हम इसके यहां पर ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन देखते हैं तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन बहुत कम होता है। उसका बड़ा सिंपल सा रीजन है कि जब हम रिफाइनिंग में जाते हैं और ब्रिक्स में जाते हैं, या फिर हम यहाँ पर गोल्ड मीन्स कॉइन्स में या फिर बिस्किट्स में जाते हैं, तो वहां पर बहुत ज्यादा मार्जिन नहीं होता कोई भी। जस्ट कि उन्होंने रिफाइन किया, गोल्ड को रिफाइन करके एक ब्रिक की शेप दे दी तो उसमें बहुत ज्यादा मार्जिन मिलेगा, ऐसा नहीं होता है। उसके साथ में यहाँ पर एक और चीज पता चल जाती है कि जो होलसेल ऑफ गोल्ड प्रोडक्ट्स हैं उसमें इनका अच्छा है, और 5000+ शोरूम्स को ये सप्लाई करते हैं। लेकिन यहाँ पर जो एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो ये है कि यहाँ पर अगर हम ब्रेकअप की बात करने लगे तो उससे पहले ये देखते हैं रिटेलर्स ऑफ गोल्ड प्रोडक्ट्स। यहां पर रिटेल प्रेजेंस इनकी काफी कम है, जो शुभ ज्वेलर्स के नाम से है, और कर्नाटका में मेन है इनका 83 शोरूम्स हैं। लेकिन यहां पर जब हम रेवेन्यू के ब्रेकअप की बात करते हैं तो यहां पर 75% रेवेन्यू इनकी बुलियन बिजनेस से आती है, जो वेलकैम्बी में ये रिफाइनिंग करते हैं, बिस्किट्स और कॉइन्स एंड ब्रिक्स बनाते हैं, उससे आती है। और बचा हुआ जो 25% है उसमें से 24% इनकी होलसेल बिजनेस से आती है, और सिर्फ 1% इनकी रेवेन्यू रिटेल ऑपरेशन से आती है।
तो जितना भी यहां पर रेवेन्यू है, रेवेन्यू का 1% इनका रिटेल ऑपरेशन से है। लेकिन यहां पर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है, इट प्लान्स टू एक्सपेंड इट्स रिटेल ऑपरेशन सो दैट दे अकाउंट फॉर अबाउट 20% ऑफ द टोटल रेवेन्यू इन नेक्स्ट 6 ईयर्स। तो यहां से जो 1% टोटल रेवेन्यू का है इनका, ये इसको 20 टाइम्स कर देना चाहते हैं। तो 20 टाइम्स का मतलब यहां पर क्या आता है, अगर हम इनकी रेवेन्यू की बात करने लगे, अगर एक क्वार्टर की बात करने लगे तो एक क्वार्टर का 64,000 इनका टोटल रेवेन्यू है, और अगर एक 1% जो अभी इनका सिर्फ आता है रिटेल से, तो 645 करोड़ यहां पर होता है। सिर्फ 64,000 करोड़ से अगर 1% लेते हैं तो 645 करोड़ का इनका रेवेन्यू 1% बैठता है, जो अभी इनका आता है रिटेल से। लेकिन ये क्या प्लान कर रहे हैं, ये प्लान कर रहे हैं, इट प्लान्स टू एक्सपेंड इट्स रिटेल ऑपरेशन सो दैट दे अकाउंट फॉर 20% ऑफ द टोटल रेवेन्यू इन नेक्स्ट 6 ईयर्स। तो यहां से 20 टाइम्स इनका होने का है। कम से कम अगर करंट सेल्स को पूरा मान लिया जाए, तो अगर करंट में इनकी सेल्स 64,000 है, तो ये 20% इसका रेवेन्यू रिटेल से लेना चाहते हैं अगले 6 ईयर्स में। तो इस तरीके से ये अपने शोरूम्स को एक्सपेंड करना चाहते हैं। और यहां पर एक और जो इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है वो ये आता है कि यहां पर मैंने जो इसको सर्च किया था, यहां पर ऑपरेटिंग एक्टिविटीज को लेकर इन्होंने बताया था कि 20% एबिटा डेस्पाइट रिटेल ऑपरेशंस कवरिंग ओनली 1% ऑफ द रेवेन्यू, इट कंट्रीब्यूट्स 20% ऑफ टोटल एबिटा ऑफ द कंपनी ड्यू टू हायर मार्जिन देन होलसेल एंड बुलियन ऑपरेशंस। तो यहां पर इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि 1% से बढ़ाकर 20% कर देना चाहते हैं, यानी कि जो रिटेल की इनकी सेल्स है उसको 20 टाइम्स कर देना चाहते हैं। और करंट में जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन है, अभी 20% जो प्रॉफिट मार्जिन, 20% ऑपरेटिंग प्रॉफिट है, ये इनका सिर्फ 1% सेल्स से आता है। तो जब वो 20 टाइम्स हो जाएगा तो यहां पर ऑपरेटिंग प्रॉफिट जो 326 है, सो 326 इंटू 20%, यानी कि 65 करोड़ का जो इनका ऑपरेटिंग प्रॉफिट है वो सिर्फ 1% सेल्स से आया। जब वो 20 टाइम्स हो जाएगा तो इनका ये 1300 करोड़ तो सिर्फ और सिर्फ रिटेल ऑपरेशन से होगा। इतना इनका ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन। तो जब ये चीजें इस तरीके से लगातार बढ़ती हैं तो अमेजिंग ग्रोथ स्टोरी होती है। और यही रीजन है, जब मैंने इसको थोड़ा सा डिटेल में गया तो जो राजेश मेहता जी हैं वो लगातार अपने शेयर्स को बाय कर रहे हैं अलग अलग डेट्स पर, अलग अलग मंथ्स में। मींस छोटा छोटा हिस्सा भी मार्केट से परचेज हो रहा है। 5000 शेयर्स परचेज किए जनवरी 11 में, उसके बाद में मार्च 22 में परचेज हुए 2000 शेयर्स, उससे बाद में मई 20 को भी इन्होंने परचेज किए 3000 शेयर्स। तो लगातार ओपन मार्केट से यहां पर शेयर परचेज किए जा रहे हैं। और साथ में एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि यहां पर जब हम शेयर होल्डिंग पैटर्न देखते हैं तो जो मार्केट में पब्लिक के पास शेयर्स थे वो लगातार कम हो रहे हैं। 19.93% पब्लिक के पास है, लेकिन 19.93 में से रिटेलर्स के पास कितने हैं, तो 19.93 में से 4.81 हमने लेस किया, देन लेस किया 4.7, देन लेस किया 3.57, देन लेस किया 2.22, देन लेस किया 2.18। तो पब्लिक के पास सिर्फ और सिर्फ 2.45% शेयर्स हैं। और उसमें से भी अभी मई मंथ में भी कुछ परचेज किए हैं ओपन मार्केट से राजेश मेहता जी ने, जो ओनर है कंपनी के। तो इससे पता चलता है कि कंपनी किस तरीके से यहां से ग्रो करना चाहती है। एक और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जो इनका लोन था कंपनी के ऊपर 8,717 करोड़ का ऑलमोस्ट 3 इयर्स बैक, नाउ दैट इज ओनली 1,000 करोड़। तो बोरोइंग बिल्कुल ना के बराबर हैं। एक और यहां पर मुझे एक चीज जो नजर आती है वो ये है कि 1000 करोड़ का लोन तो है, लेकिन जो इंटरेस्ट है इस साल में वो जीरो गया है, यानी कि जो लोन है वो 0% इंटरेस्ट पर बचा हुआ है। इसके क्या रीजंस हैं अभी समझ से बाहर है, लेकिन कुछ भी रीजन हो, इंटरेस्ट इन्होंने जीरो पे किया है। और इंटरेस्ट जो जीरो पे कर रहे हैं वो पिछले काफी क्वार्टर से कर रहे हैं, तो इंटरेस्ट कॉस्ट इनकी जीरो हो गई है। जब इंटरेस्ट कॉस्ट जीरो है, साथ में एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि अदर इनकम कुछ नहीं है, यानी कि जितना भी नेट प्रॉफिट आ रहा है ना वो कोर बिजनेस से आ रहा है। और जो मार्च क्वार्टर के रिजल्ट्स आए हैं, मार्च क्वार्टर के रिजल्ट्स बहुत अच्छे आए हैं। यहां पर 293 करोड़ का नेट प्रॉफिट आया है, जो अपना यहां पर नेट प्रॉफिट है 293 करोड़ का, यानी कि 300 करोड़ के आसपास नेट प्रॉफिट है। चीजें वापस से नॉर्मलाइज हो रही हैं, जो इनका हाईएस्ट नेट प्रॉफिट होते थे 300 करोड़ के आसपास, वहां पहुंच गए हैं।
जैसे जैसे यहाँ पर रिटेल की डिमांड बढ़ेगी और उसके साथ में क्योंकि रिटेल की डिमांड बढ़ेगी तो होलसेल की भी डिमांड बढ़ेगी। पेंडेमिक खत्म हो रहा है, जो शादियां पोस्टपोन हुई थी वो अच्छे अब वापस से होंगी, जितना घूमना फिरना था वो सारी चीजें होंगी, ऑफिसेज वापस से खुलेंगे, जितना छोटे टाइम मीन्स जो स्मॉल साइज के जो ज्वेलरी होती हैं जो अभी जिसमें ये आगे प्रेजेंस बढ़ाने वाले हैं उसकी डिमांड लगातार बढ़ती रहेगी, क्योंकि जो लार्ज साइज ज्वेलरी होती हैं उनका अभी फैशन उतना नहीं है। तो ये सारे ही सेगमेंट्स में है, ये यहाँ पर होलसेल में भी है, रिटेल में प्रेजेंस बढ़ा रहे हैं, बुलियन में भी हैं, पूरे वर्ल्ड को यहाँ से एक्सपोर्ट करते हैं। वर्ल्ड की लार्जेस्ट इनकी रिफाइनरी यूनिट है और वर्ल्ड की लार्जेस्ट ज्वेलरी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है। और यहाँ पर इनका बैलेंस शीट में देखा जाए तो जितना लोन था सारा का सारा खत्म हो गया। आप एक चीज यहाँ पर समझने की कोशिश करना कि 2018 में रिजर्व इनके पास था 7,145 करोड़, यानी कि अपना पैसा था 30 करोड़ प्लस 7,145 यानी कि 7,175 करोड़, और जो बोरोइंग थी 8,717 करोड़ की थी। तो जो बोरोइंग थी वो अपने पैसे से ज्यादा थी। लेकिन आज की डेट में क्या सिचुएशन है, विद इन 3 इयर्स 11,000 करोड़ से 11,000 करोड़ अपना पैसा है एंड ओनली 1,000 करोड़ की बोरोइंग है, यानी कि पूरी बैलेंस शीट को क्लीन कर दिया गया है। बहुत सारे लोग मुझसे ये पूछते हैं, विवेक भाई पिछले 3-4 साल में यहां पर ग्रोथ नजर नहीं है, आप किस बेस पर बोल रहे हो कि पिछले 4 साल में यहां पर सेम ही सेल्स है और सेम ही यहां पर नेट प्रॉफिट है, और तो करंट ईयर में जो कम हुआ है उसके तो रीजंस पता है, लेकिन कोई ग्रोथ नहीं आई। देखो ये जो ग्रोथ नहीं आई ना, यहां पर ग्रोथ इसीलिए नहीं आई क्योंकि एक्सपेंशन को रोका गया। एक्सपेंशन को क्यों रोका गया, क्योंकि बैलेंस शीट थोड़ी सी यहां पर लिवरेज ज्यादा हो गई थी, लोन ज्यादा हो गया था, अपने पैसे से बैलेंस शीट ठीक कर दी गई है। और एक बार बैलेंस शीट ठीक हो जाए उसके बाद में जो यहां पर ग्रोथ का एक्सपेंशन मींस जो ग्रोथ प्लान यहां पर हम अचीव कर पाते हैं, यहां हम अच्छे से एग्जीक्यूट कर पाते हैं बिना किसी रिस्क के, वो चीजें साफ साफ यहां पर नजर आ रही हैं। अगर कैश फ्लो की बात करें तो 3,000 करोड़ के आसपास का कैश फ्लो इनका रहता है। 18 में यहां पर नेगेटिव था, कुछ भी रीजन हो सकते हैं, लेकिन उससे पहले प्लस में था, उसके बाद में यहां पर लगातार प्लस में है। तो 3,000 करोड़ के आसपास जब पैसा आता है कंपनी में, 1,000 करोड़ का इनके पास सिर्फ लोन बचा है और अदर एसेट्स में जाकर देखेंगे तो 2,000 करोड़ तो अपना है, यानी कि 1,000 करोड़ अगर लोन का रीपे भी कर दिया जाए तो उसके बाद भी कंपनी के पास अपना 1,000 करोड़ है। 3,000 करोड़ यहां पर ईयरली का कैश फ्लो है, तो जितना मर्जी एक्सपेंशन कर सकते हैं और सारा का सारा एक्सपेंशन यहां पर अपने पैसों से हो सकता है। अब पॉइंट यह आता है कि बिजनेस तो समझ लिया, फ्यूचर ग्रोथ भी पता है, गोल्ड है, और जैसे जैसे पर कैपिटा इनकम इंडिया की बढ़ेगी वैसे वैसे यहां पर अपना जो डिमांड है ज्वेलरी का वो भी लगातार बढ़ता रहेगा। क्योंकि वो चीज कही जाती है कि पहले लोग सोने में इन्वेस्ट करते थे, लेकिन जो यूज करते हैं ना, यूज करने के लिए यहां पर इनकम का होना जरूरी है। जब पर कैपिटा इनकम बढ़ेगी, वर्किंग क्लास बढ़ेगी, उनकी सैलरीज बढ़ेंगी, बिजनेस में ग्रोथ होकर यहां पर इनकम बढ़ेगी, तभी ज्वेलरी भी ज्यादा परचेज की जा सकती है। तो यहां पर ग्रोथ है और फाइनेंशियल सुपर्ब है, एक्सपेंशन प्लान्स हैं। अब यहां पर टेक्निकल की बात आती है कि विवेक भाई जो आपने यहां पर परचेज किया था 20 मई को, और 20 मई को मैं जनरली क्या करता हूं, मार्केट आवर्स में इस तरह की चीजें ट्वीट करता हूं। तो 9:25 मॉर्निंग में मैंने 20 मई को ये ट्वीट किया था। तो यहां पर क्यों परचेज किया था इस चीज को समझना जरूरी है। सबसे पहले तो एक बार ये देख लेते हैं 20 मई था कहां पर। अगर 20 मई की हम बात करें तो ये 20 मई था, यानी कि जब ऊपर से नीचे आया था 525 पर मैंने यहां पर इसको परचेज किया था, ऑलमोस्ट इस प्राइस पर। तो ऐसा नहीं है कि ऊपर बहुत ज्यादा था तब मैंने इसको परचेज किया, मैंने इस लेवल पर इसको परचेज किया था। तो अगर हम यहां पर एक बार इसको मार्क कर लेते हैं कि 525 पर जब परचेज किया तो क्या प्राइस था, और एक बार यह भी देख लेते हैं कि अभी क्या प्राइस है और कितना ऊपर तक ये तब से चला गया था। अब यहां पर यह चीज समझना कि 21% ये ऊपर यहां से चला गया था, लेकिन फिर भी मैंने इसको सेल नहीं किया। इवन मैंने कुछ शेयर्स बीच में और ऐड किए हैं, और मैं लगातार ऐड करता रहता हूं। क्यों करता रहता हूं, क्योंकि जैसे ही पुल बैक आता है मैं वापस और परचेज कर लेता हूं, और पुल बैक आता है मैं वापस से परचेज कर लेता हूं। उसके रीजंस क्या हैं, उसके रीजंस ये हैं कि जब कंपनी की परफॉर्मेंस अच्छी होती जाए ना, और कंपनी की बैलेंस शीट डेट फ्री हो जाए, और अपना पैसा इतना आ रहा हो कि जितना भी वो एक्सपेंशन करें सारा एक्सपेंशन अपने पैसों से हो सके, तो उस तरह के शेयर्स लाइफ टाइम हाई पर जाते ही जाते हैं। लेकिन यहां पर एग्जैक्टली इस प्राइस पर परचेज करने का रीजन क्या था, मैं आपको रीजन बताता हूं कि यहां पर टेक्निकल रीजन था। मैं एक बार इसको पहले डिलीट कर देता हूं, इसको डिलीट किया तो टेक्निकल रीजन था यहां पर कप विद हैंडल पैटर्न का बनना। और ये कप विद हैंडल पैटर्न कैसे बनता है, ये कप विद हैंडल पैटर्न थोड़ा सा इस तरीके से था, ये कप था और ये यहां पर हैंडल बन रहा था। अब जब मैं ये कहता हूं कि हैंडल बनने की पूरे की जरूरत नहीं पड़ती, आपका एक्सपीरियंस यहां पर आपको साथ देता है और ये चीजें सीखी जाती हैं। ये चीजें सीखनी होती है कि वो कौन से पॉइंट से किस तरीके से विवेक भाई कैलकुलेट करें कि हम यहां पर कर पाए। और मैं बहुत सारी वीडियोस में ये चीजें बताता भी हूं कि यहां पर कप विद हैंडल
कैंडल से ऊपर ब्रेकआउट के होने के पहले ही हम लोग अगर परचेज कर ले तो चीजें ज्यादा आसान हो जाती है। यहां पर जब इसने ये कप बनाया उसके बाद में यहां पर हैंडल बनने लगा, तो हैंडल बनते हुए यहां पर ये चीज साफ हो गई कि ये ऊपर से जाकर रिट्रेस होकर नीचे तो आया है, लेकिन ये ऊपर जाएगा जरूर, क्योंकि जिसने यहां पर बाइंग की थी उसने सिर्फ बाइंग रोकी है और माल भरने के लिए वो चीजें यहां पर नजर भी आई, उसके बाद में और ज्यादा कॉन्फिडेंस आया। तो यहां पर इसका जो टारगेट सेट होता था, हमने मैक्सिमम डेप्थ ले ली, इस डेप्थ को नेकलाइन के ऊपर हमने यहां पर लगा लिया और उसके बाद में यहां पर जब हमने टारगेट देखा तो ये टारगेट हमारा 601 निकल कर आया, जो अचीव भी हो गया। लेकिन इसको सेल नहीं किया। सेल क्यों नहीं किया? क्योंकि अब यहां पर एक और टारगेट बन रहा है। एक और टारगेट क्या बन रहा है? एक और टारगेट हमारा ये है कि ये वापस से रिवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न बन रहा है, और रिवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न, अब ये राइट में शोल्डर है, सबसे पहले ये लेफ्ट शोल्डर है, ये पूरा इसका हेड है, और हेड के बाद में यहां पर ये राइट शोल्डर बन रहा है। राइट शोल्डर इसी तरीके से बन रहा है जैसे यहां पर हैंडल बन रहा था, पहले ही हमने परचेज कर लिया था। यहां पर भी सेम तरीके से परचेज किया जा सकता है, और इसका जो टारगेट अब निकल कर आता है वो इसका अच्छा खासा टारगेट निकल कर आता है। हमने इसकी डेप्थ ले ली, हमने इसको ऊपर मार्क कर लिया। ऊपर मार्क करके एक बार हम प्लॉट करते हैं कि इसका पोटेंशियल टारगेट क्या निकल कर आता है। ये 838 निकल कर आता है, और करंट प्राइस से अगर हम चेक करें कि पोटेंशियल टारगेट कितना है, देन दिस इज 45%। और मुझे नहीं लगता इस तरह के 45% के जो टारगेट्स हैं, खासतौर से इस तरह के रिफाइंड मूवमेंट में, इतने बड़े कंसोलिडेशन के बाद में, इट विल टेक मोर देन 6 मंथ। 6 मंथ से ज्यादा मेरे हिसाब से नहीं लगते हैं। तो मैं यहां पर दोबारा जो बाइंग की है अभी वो इस बेस पर की है। अभी इसी तरीके से अगर और पैटर्न बनेगा तो मैं और बाइंग करूंगा। एक और पॉइंट है, अगर ये यहां पर पहुंचने से पहले यहां पर एक बार कंसोलिडेट होता है तो यहां पर ये एक और रिवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न बनाएगा, और हमारा जो टारगेट है वो और बड़ा हो जाएगा। तो इसको बेचने का मैं नहीं सोच रहा हूं फिलहाल, मैं इसमें लगातार ऐड करता रहूंगा। ये इस तरीके से एक और पैटर्न बनेगा, और जो इस बार इसका टेक्निकल टारगेट बनेगा वो इसका मैक्सिमम डेप्थ होगा, यहां से लेकर जो ये नेक लाइन आती है, और ये नेक लाइन आने के बाद में यहां तक पहुंचते हैं। यहां तक पहुंचने पर इसका टेक्निकल टारगेट निकल कर आता है 1045, और 1045 अगर करंट लेवल से चेक किया जाए तो ये हमारा निकल कर आता है 81%, और मेरे हिसाब से इट विल नॉट टेक मोर देन 1 ईयर। तो यहां पर एक साल में 81% का यहां से और स्कोप है। और जहां से मैंने परचेज किया था पहले, अगर हम वहां से काउंट करने लगे विच वाज 525, तो ये हमारा टारगेट बैठता है 98%, 98.98, यानी कि ऑलमोस्ट डबल। जो ऑलमोस्ट डबल टारगेट था वो अभी सिर्फ 81% रह गया, और ऊपर जाएगा और कम हो जाएगा। सो वी शुड कीप ऑन बाइंग दिस काइंड ऑफ स्टॉक। वी शुड मींस बेस्ड ऑन द टेक्निकल नॉलेज। ये टेक्निकल नॉलेज अगर यहां से ले पा रहे हो बहुत अच्छी बात है, वैसे नहीं ले पाने का कोई रीजन नहीं है, बिकॉज आई हैव एक्सप्लेन्ड एवरीथिंग हियर। लेकिन अगर और ज्यादा डिटेल में मीन्स एक कंसाइज मैनर में सीखना है, एक टाइम पर बैठकर सीखना है सारी चीजों को, तो मेरा नया बैच स्टार्ट हो रहा है 9 जुलाई को, फ्राइडे से। अगर एनरोल नहीं किया तो आप एनरोल कर सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मोबाइल नंबर है, व्हाट्सएप कर सकते हैं। व्हाट्सएप का रिप्लाई नहीं आता है तो कॉल बैक कर सकते हैं। 3 डेज बचे हैं, और 40-50% साल का कैसे कमाते हैं एग्जैक्टली पॉइंट टू पॉइंट वहां पर सब कुछ सिखाया जाता है डिटेल में। एक पर्टिकुलर तरीके से क्या करना है क्या नहीं करना है, सारी चीजें कवर हो, तो ये लाइफ पूरी चेंज हो जाती है इस तरीके से करके। आप नंबर पे डायल कर सकते हो। थैंक यू सो मच, हैव ए नाइस डे। कल फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक मजे करो यार।